Hello everyone, myself Shakti Singh. Today we will be covering CDS एग्जाम 2023 जो सेकंड वाला है। इसमें हम जीएस के पार्ट में सिर्फ साइंस कवर करेंगे आज की वीडियो में। हम इसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। आज हम देखेंगे कि हाउ टू अप्रोच योर आंसर्स इन जीएस, और आज हम प्रिपेयर करेंगे कि नेक्स्ट हम जब अपनी क्लास लेके आने वाले हैं उस क्लास में हम लोग कैसे सीडीएस के लिए जीएस में साइंस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली थ्रू his eyes but cannot see distant object clearly. The possible reason for this effect could be excessive curvature of the eye lens, the eyeball has become too small, the focal length of the eye lens is too large, elongation of the eyeball. ये पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स, ये क्वेश्चन जो है ह्यूमन आई डिफेक्ट का है। किसका है? ह्यूमन आई डिफेक्ट। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है मायोपिया से रिलेटेड है। मायोपिया, मायोपिया को कहते हैं नियर साइटेडनेस, मतलब पास का देखना, दूर का नहीं देखना। तो वो किस वजह से होता है? मान लेते हैं कि ये एक हमारी आय है और ये हमारी एक और आय, ये हमारी नॉर्मल है और ये हमारी मायोपिक आय है। मायोपिक आय। तो अब इसमें क्या है कि आंख का हमारे इधर वाली साइड से लाइट घुसती है, यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। अब इमेज फॉर्मेशन मायोपिया में क्या हो रही है, वो जो रेटिना पे जो इमेज बनती है उस पे ना बन के पहले ही बन जा रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे नॉर्मल आई में बन रही है। तो ये मायोपिया हो गया है इसको, मतलब। तो ये किस वजह से हो रहा है? या तो एक्सेसिव कर्वेचर या इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। तो इसका मतलब है जब हमारी आई का जो इलोंगेशन हो जाए या उसका कर्वेचर एक्सेसिव हो जाए, जिसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन है वो अर्ली होने लगे, रेटिना से पहले बनने लगे, दैट इज कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस या मायोपिया। और भी जैसे हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में बात पीछे बनने लग जाती है, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरैक्ट, दीज आर ऑल्सो डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ये हम पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो उसमें ये कवर करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन आंसर है सी 1 एंड 4, एक्सेसिव कर्वेचर और इलोंगेशन। तो फोकल लेंथ ये भी नहीं होगा, बिकम टू स्मॉल, ये हाइपरमेट्रोपिया में होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है, कंसिडर जर्नी बाय a car represented by the graph given below in three parts A, B, C, और इनकी स्पीड ऑफ द कार इज VA, VB, VC। तो हमें स्पीड देख, तो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा स्पीड बताता है। तो ये हमारे तीन रीजन है। एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया, और एक रीजन ये हो गया। ठीक है, तो जो बी वाला पार्ट है, इसमें क्या है, डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा कवर कर गया लेकिन टाइम बहुत कम है। तो ये हमारी सबसे ज्यादा होगी, तो वी बी विल बी हाईएस्ट। फिर इसमें डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, ये प्रोपोर्शनल सा लग रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ टाइम है, डिस्टेंस कम है। तो सबसे कम होगी वीसी में। तो वी बी इज ग्रेटर देन वी ए एंड ग्रेटर देन वी सी। हमारे इसमें सबसे ज्यादा होगी बी वाले में, फिर उसके बाद होगी ए में, फिर होगी सी में। और क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है बी पोर्शन में। तो ये हमारा क्वेश्चन था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला पे। फिजिक्स में concave mirror of radius of curvature 50 centimeter used to form an image of an object kept at a distance of 25 centimeter from the mirror on its principal axis. What will be the position of the image from the mirror? ठीक है, यहां तक पढ़ने तक ये लग रहा होगा कि ये किसी ना किसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, लेकिन नहीं। आप देखो कि ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव कौन सा? किधर वाली साइड? ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सेस, यहाँ पे हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हो गया हमारा फोकस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ में ही फोकस होता है, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर। ये फोकस हो गया 25 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पे रखी है? वो रखी, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वो हमारा फोकस पे रखा है। तो कॉनकेव मिरर का एक रूल है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो वो कहाँ पे बनती है, उसकी इमेज बनती है, वो बनती है इन्फिनिटी पे। कैसी बनती है? एनलार्ज, एनलार्ज इमेज, और वो बनेगी इन्फिनिटी पे। तो ये हमारा एक रूल पे डिपेंड है डायरेक्टली, इसका आंसर होगा ए। जैसे हमारा रेडियस पे रखा हो, तो हमारे जो रेज है ना, तीन रेज है, मतलब यहाँ से जा रही है, आर से जा रही है और पैरेलल है,
तो वो कैसे कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। लेकिन अगर फोकस पे है तो वो यहाँ से कन्वर्ट होके कहाँ चली जाएगी, ये पैर यहाँ से ये, तो ये हमारी इमेज हो जाएगी इंफिनिटी पे। तो ऐसे करके और भी रूल्स हैं जो हम जब हम अपने पूरे कवर करेंगे फिजिक्स को तब हम उसमें पढ़ेंगे। अगर आप देखोगे तो जो ऑप्टिक्स का जो पोर्शन है उसमें हर बार 3 से 4 क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं, मतलब ज्यादातर उसमें, मतलब ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें कि हमारा आई भी आ जाएगा, जिसमें हमारा मिरर्स आ जाएंगे, जिसमें हमारे लेंसेज आ जाएंगे। ये हमारे इन 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, if the moon is brought closer to the earth such that its distance from the earth becomes half of original distance, then the gravitational force का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। F is equals to G m1 m2 upon r square। अब इसमें क्या कह रहा है, जो अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस, तो मतलब r इज इक्वल्स टू r न्यू हो जाएगा हमारा r/2। ठीक है, तो अब इसको हम फॉर्मूले में रख के देखेंगे, G m1 m2 अपॉन r/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 4, ये जो क्योंकि अपॉन टू, टू का स्क्वायर इज 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा, तो एफ न्यू जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा एफ, नहीं नहीं, 4f। ठीक है, तो 4 गुना यहाँ पे किसमें से रिड्यूस टू हाफ परसेंट नहीं होगा, इंक्रीज टू 2 टाइम्स नहीं होगा, रिमेन इन द सेम एज द ओरिजिनल वैल्यू नहीं होगा, इंक्रीज टू 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा इसमें। पांचवा क्वेश्चन है, सोनिक बूम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से कोई मतलब ही नहीं है, सोनिक मतलब हमारा स्पीड ऑफ साउंड पे डिपेंड, साउंड, साउंड से मतलब सोनिक का साउंड से रिलेशन है। बूम मतलब कोई भी चीज में तेजी आ जाना, तो ग्रेटर होगा, तो इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, तो हमारा ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट सिंबल्स, सिंबल्स किसके हैं, गोल्ड, टिन और लेड। लेड का हमारा होता है पीबी, जो ये जीए दे रखा है, जी इज गैलियम, क्या है, गैलियम। एस बी एंटीमनी, क्या है, एंटी मनी। पीबी लेड हो गया, एयू, एयू क्या है हमारा, गोल्ड। एसएन क्या है, टिन। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, सी वाला आंसर हो गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा था, इसमें कोई बेस वगैरह कुछ भी ऐसा कोई बहुत वो नहीं था। सेवंथ, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स। ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर है 95 से 97%। Which one of the following method is used to separate the constituent present in the compound? In a compound, compound होता क्या है, compound is a combination of atoms of different elements। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज हो सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ज्यादातर कहाँ यूज होता है, हमारे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, कहाँ से, ओर्स से। हीटिंग मेथड होता है, हीटिंग मेथड भी यूज होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज होता है, जब डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हो। ठीक है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट से इसको भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डिकम्पोजिशन फॉलोड बाय एनेक्शन, ये भी यूज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब हमारे जो कंपाउंड है, कंपाउंड में नहीं, हमारे जो चार्जेस प्रेजेंट हो, चार्जेस मतलब कोई ना कोई, आयन का मतलब ही होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जहां पे प्रेजेंट होंगे वहां पे डिकम्पोजिशन फॉलोड बाय आयन एक्सचेंज होगा। तो इसमें हीटिंग मेथड हो सकता है या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, बट मेरा आंसर इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जाता। हीटिंग मेथड का कोई ऐसा बहुत सारा बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको कोट नहीं कर, वैसे हीटिंग मेथड इज अ सटीक मेथड। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी थोड़ा बहुत हीटिंग मेथड का यूज तो है ही, लेकिन जो इसका आंसर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या हीटिंग मेथड में से एक होगा। आई एम नॉट दैट मच श्योर, बट मैं आपको बताऊंगा जब मैं पढ़ा रहे होंगे, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या हीटिंग मेथड के जब हम कंपाउंड के उसको पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम इसका आंसर देख पाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल और डिकम्पोजिशन बाय नहीं होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड to separate the compounds by using fractional distillation, which the in which the elements have different boiling points, different boiling point। ये हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काफी यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। ठीक है, नंबर 9 कहता है, ड्यूरिंग वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स स्लेट लाइम रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। स्लेट लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और CaCO3 हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोला जाता है लाइमस्टोन ऑल्सो। तो जो ये पर्टिकुलर जो ये बात कही गई है इस इन 4 लाइनों में, इसको बोलते, इसका ये एप्लीकेशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एप्लीकेशन कैसे है, जब आपने देखा होगा कि शाइनी सा सरफेस होता है वॉल्स का, तो ये पर्टिकुलर जो बात कह रहा है ये 4 लाइंस में, वो उस शाइनी सरफेस के लिए कह रहा है। ये एप्लीकेशन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनाता है। तो ये इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं, Fe, H और O। ठीक है, तो यहाँ भी Fe, H और O। यहाँ पे Fe कितना है 1, H कितना है 2 और O कितना है 1। यहाँ पे Fe कितना है 3, H कितना है 4, नहीं नहीं सॉरी, हाँ H है 2 और O है 4। तो बराबर है नहीं, लेकिन इसको बराबर करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी बराबर होगा, Fe बराबर हुआ। तो मतलब 3 कहाँ कहाँ पे है, 3 3 जगह पे है, तो ये पहला ऑप्शन कट हो गया। तो H यहाँ पे 2 है और H यहाँ पे भी 2 है, तो ये बैलेंस है पहले से ही। तो हमें O बैलेंस करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे हम। तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे है और यहाँ पे है 4H2, मतलब यहाँ पे H2 भी है, तो ये 8 हो गए। कितने हो गए, अब यहाँ पे 4 से यहाँ पे भी करना पड़ रहा है, तो ये 8 हो गए। अभी भी बैलेंस नहीं हुई, ये दोनों बैलेंस हो गए लेकिन ये बैलेंस नहीं हो पाया, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, H को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 दूनी 8, ये भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहाँ पे है ऐसा, सी में 3Fe 4H2 Fe3O4 और 4H2। तो ये हमारा 10th का सी पार्ट आंसर। तो यहाँ पे जब बराबर होंगे तो LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। 11th क्वेश्चन, द टर्म phyllotaxy refers to the pattern of arrangement of leaves around stem, around stem। अगर आपने देखा हो, एक ये स्टेम है, तो यहाँ पे पत्ते ऐसे ऐसे, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो इस वजह से वो मत देखना प्लीज। ठीक है, तो ये जो स्टेम के अराउंड जो हमारा जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फाइलोटेक्सी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ DNA एंड लिपिड्स, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, DNA, RNA, प्रोटीन्स। ठीक है, बैक्टीरिया हैव एन undefined nuclear region which lacks a nuclear membrane and contains only DNA without proteins. Such a region is called न्यूक्लियोसम नहीं, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोप्रोटीन नहीं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, 13 का हो जाएगा डी। 14 पे चलते हैं हम। 14 क्या कहता है हमारा 14 में हमें देखना है 5 वो दे रखे हैं और ये प्लांट सेल की हमें डायग्राम बना के दे रखा है। तो सबसे आउटर में क्या होता है, सेल वॉल, सबसे आउटर में सेल वॉल होगी। सेकंड नंबर उसके बाद क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन, क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। ये 4 नंबर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो हम देख लेते हैं 1 2 और 4, हमें 4 5 में से 3 पता चल गए। तो अब हम देख लेते हैं किसमें है। पहला सेल मेम्ब्रेन गलत है, तो पहला वाला ही गड़बड़ हो जाएगी। दूसरे वाले में दे रखा है पहले पे सेल वॉल, दूसरे पे सेल मेम्ब्रेन, तीसरे पे, चौथे पे क्या दे रखा है, वैक्यूल, नहीं गलत है, ये भी सेकंड वाला गलत हो गया। तीसरे वाले में पहले नंबर पे सेल वॉल है, दूसरे नंबर पे सेल मेम्ब्रेन है, 4 नंबर पे न्यूक्लियस है। यस ये करेक्ट है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्म, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी वाला आंसर होगा, पांचवें का वैक्यूल हो जाएगा और 3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। और 28, क्वेश्चन नंबर 28, ये ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन हो सकता है और हमारा बायो से भी रिलेटेड हो सकता है। हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये तो बाद में बनेंगे, हमें पता ही नहीं चला, पहले तो हम उसको देखेंगे। इंडिविजुअल कम्युनिटी नो, पोटेंशियल एंड रिजर्व नो। ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक, मतलब जीवित या निर्जीव, क्या है, जीवित या निर्जीव, मतलब जिसके पास लाइफ है और जिसके पास लाइफ नहीं है। तो दिस इज द ओरिजिन, मृत्यु और जीवन, ये भी तो हमारा ओरिजिन ही है। ठीक है, तो वैसे ही बायोटिक और अबायोटिक को रिसोर्सेज के बेसिस पे देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर
34 में देखते हैं, द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ पेंडुलम एट डिफरेंट पोजीशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे एक पेंडुलम की वो दे रखी है, ठीक है, 5 हमारे क्या है, प्लेसेस है, 5 PQRST। अब हम पढ़ते हैं, द पेंडुलम हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन P एंड T, द पेंडुलम हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट Q एंड S, द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल है। ये क्वेश्चन बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड है। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी, दो टाइप की एनर्जी होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक ये पोटेंशियल एनर्जी। और ये भी हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती है, मतलब एनर्जी कभी भी, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नाइदर बी क्रिएटेड, बट ये कंजर्व की जाती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू होल एनर्जी, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी किस वजह से है, ड्यू टू स्पीड और मूवमेंट, इसी को काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू प्लेसमेंट, हाइट और, ठीक है, प्लेसमेंट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब हम इसमें देखते हैं प्लेसमेंट। अब पी जो पोजीशन है, यहां पे पेंडुलम रुकता है, आएगा, मतलब ऐसे ऐसे झूल रहा है तो पहले ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे रुकेगा तभी तो वापस आएगा। तो इसका मतलब वहां पे जाके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है, यहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रही है। तो जीरो हो जा रही है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी, हमने देखा है कि एनर्जी कंजर्व रहती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे भी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फिर से जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं, तो दिस इज द लोएस्ट पोजीशन, जहां से अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पोजीशन में कहाँ पे आ गया, बिल्कुल बीचों बीच आ गया, यहाँ पे डिस्टेंस से कुछ भी नहीं, यहाँ से प्लेसमेंट नहीं होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये जितना भी यहाँ से खिंच सकता था। अगर ये बंधा हुआ नहीं होता तो ये गिर जाता, तो मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो हम देखते हैं इसमें कहाँ पे है, बेंडम हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन R, ठीक है। 34 हमारा क्वेश्चन ये कहता है। हम चलते हैं 35, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। ओके, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड किस पे करती है, स्पीड ऑफ साउंड कैसे करती है, स्पीड ऑफ साउंड वाइब्रेट करती है नेक्स्ट मैटर को, मतलब अगर ये पार्टिकल्स जितने क्लोजली प्लेस्ड होंगे उतना जल्दी वाइब्रेशन हो पाएगा। जैसे ऑक्सीजन है, क्या है, गैस है, तो इसके पार्टिकल्स दूर 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 ऐसे करके प्लेस्ड रहते हैं, तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड तेज हो सकती है, नहीं हो सकती। वाटर में ये एक लिक्विड है, ठीक है, तो यहाँ इसके प्लेसमेंट थोड़ा सा इससे क्लोज्ड होती है, लेकिन इसमें भी इतनी स्पीड ऑफ साउंड नहीं हो सकती। स्टेनलेस स्टील क्या है, सॉलिड, इसकी प्लेसमेंट कितनी होती है, बिल्कुल पास पास में, पास पास में, पास पास में, पास पास में, तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड इज द मैक्सिमम। ग्लास, ग्लास इज टाइप ऑफ सेमी लिक्विड, क्या है, सेमी लिक्विड। इसका जो लिक्विडपन है, अगर आप देखोगे जो पुरानी बिल्डिंग्स होंगी, पुरानी बिल्डिंग्स में अगर 15-20 साल पुरानी है, तो अगर आप ग्लास को देखोगे तो उसके नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा सा ब्लर सा हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, ट्रांसलूसेंट। वो वजह से क्या है, जो इसका लिक्विड है वो फ्लो कर करके नीचे साइड में भी ऐसा ही दिखेगा आपको, बीच में खाली दिखेगा, बीच में ट्रांसपेरेंट होगा, क्या होगा, ट्रांसपेरेंट। तो ये जो पार्टिकल होता है नीचे आ जाता है, तो इसके भी जो प्लेसमेंट होगी टिन से तो कम होगी। इसका मतलब स्टेनलेस स्टील में सबसे ज्यादा साउंड ऑफ, मतलब स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा स्टेनलेस स्टील में होगी। यहाँ पर 36, a charged particle moves through a magnetic field B with a velocity with a velocity v, which one of the following statement is true for the force experienced by the particle। इसमें एक क्वेश्चन है, F is equals to Q m v sin थीटा, मतलब ये एक इक्वेशन है, ठीक है, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकालते हैं। तो Q एक कांस्टेंट है, फोर्स हमें निकालना है, तो कहां पे है स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द फोर्स, तो फोर्स हम देखेंगे। तो B और बीवी, जहां पे बी वी साइन थीटा का ही खेल है बस, ठीक है। तो ये कहता है एफ इज मैक्सिमम व्हेन बी एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, कितना होगा, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। तो क्या मैक्सिमम होगा, नहीं। अब हम इसमें डायरेक्टली देख लेते हैं कि साइन थीटा मैक्सिमम कहाँ पे होता है, मैक्सिमम होता है साइन 90 पे, 90 पे कितना होता है, 1। तो साइन 90 पे 1 होगा, इसका मतलब मैक्सिमम भी वही होगा, 90 का मतलब है ये
परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे बनेगा तो परपेंडिकुलर बनाएगा, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर बनाएगा। तो इसमें परपेंडिकुलर कहीं पे दे रखा है एंटी पैरेलल, ये भी एंटी पैरेलल पैरेलल, और ये हमारा परपेंडिकुलर सी, ये इसका आंसर सी होगा। द फोर्स इज डिपेंडेंट एंगल, नो। ठीक है। 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फारेनहाइट टेम्परेचर स्केल्स। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ना, जैसे F इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। ठीक है, इसके जैसा फॉर्मूला, बस यहाँ पे ये भी नहीं होगा, 32 है लेकिन इसमें 10/3 दे रखा है, 5/9 है नहीं होगा, 9/5 है ये हो सकता है लेकिन इसमें 36 दे रखा है ये नहीं होगा, ये होगा। तो इसमें से क्या किया, TF टेम्परेचर इन फारेनहाइट, 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32, इसका आंसर होगा डी। 38 हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ लाइट बीम फ्रॉम ए रेयर टू ए डेंस मीडियम। रेयर टू डेंस में ये रिफ्रैक्शन का है, ठीक है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और ये नॉर्मल है। यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, इसको हम डबल कर लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे पर्टिकुलर पड़े, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये टुवर्ड्स, ये ऐसे जानी चाहिए लेकिन नहीं, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है, क्या हो जाता है, टुवर्ड्स नॉर्मल। फिर ये डेंसर से जब फिर से रेयर मीडियम में जाएगा तो ये फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल फिर से हो जाएगा, तो ये इसके पैरेलल आ जाएगा यहाँ पे। तो ये होता है फॉर्मूला। इसमें हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, लाइट बीम ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंस मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। गुड, यही इसका आंसर होगा। जब वो स्लो हो जाएगा और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा और फिर से बाहर निकल जाएगा। 38 ऐसे गएगा। 39, in which of the following cases do both physical and chemical changes takes place? Burning of candle, yes, इसमें ही दोनों का वो होता है, अगर चार है तो इनमें से आंसर यही है। बर्निंग ऑफ कैंडल में जब वैक्स में कन्वर्ट होता है दैट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 बनाता है दैट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर नहीं होगा, कुकिंग ऑफ फूड नहीं होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, नॉट अ फिजिकल चेंज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। 40, which one of the following statement is correct about diamond and graphite? डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में इसने इसलिए पूछा, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एलोट्रॉपी। किस पे, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होती है, एलोट्रॉपी इज सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट बट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, जैसे ये एलोट्रॉप्स किसके हैं, कार्बन के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डायमंड और ग्रेफाइट का। तो डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है, डायमंड का एक सी अलग चार सी के साथ बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, चार सी के। तो ये एक कैसा बनाता है, नेटवर्किंग स्ट्रक्चर बनाता है, नेटवर्किंग स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट क्या है, एक सी तीन सी के साथ वो बनाता है, किसके साथ, तीन सी के साथ, एक इसका खाली रहता है। ठीक है, तो इसका कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड शीट लाइक स्ट्रक्चर, शीट लाइक स्ट्रक्चर। इस शीट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही ये एक ल्यूब्रिकेंट का भी काम करता है, किसका, ल्यूब्रिकेंट का। अब हम पढ़ते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, नो। डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ग्रेफाइट की डिफरेंट है। केमिकल, दैट्स ऑल्सो डिफरेंट। डायमंड जो है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ग्रेफाइट वहीं पे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड इज हार्ड बट ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड सिल्की, यस ये सही है। डायमंड हार्ड होता है क्योंकि ये बॉन्ड बना लेता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किसी के साथ और नहीं बना पाएगा, तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा अपने अपने आप ही। मतलब एक सी अलग चार सी के साथ बॉन्ड बना लेगा तो वो हार्ड हो जाएगा। ग्रेफाइट का एक जो बॉन्ड है वो फ्री घूमता है, तो जिसकी वजह से ये स्मूथ रह जाता है और स्लिपरी भी है। डायमंड के बोथ नॉट, नो। ठीक है, ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर। ठीक है, बोथ डायमंड के सिमिलर स्ट्रक्चर्स, नो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ए कंपाउंड, इसमें से कंपाउंड कौन सा है, सुगर, यस, सुक्रोज, C12H22O11, ये इसका कंपाउंड। कंपाउंड होता क्या है, कंपाउंड इज प्योर मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, क्या, टू और मोर एलिमेंट्स। टू और मोर एलिमेंट्स को बना के कंपाउंड बनता है। शुगर में क्या है, टू और मोर ही है, तीन एलिमेंट्स हैं इसमें। एयर नहीं होगा, मिल्क नहीं होगा, टी नहीं होगा, मिल्क इज ए कोलोइड।
ठीक है। टी एक मिक्सचर है, एयर भी एक मिक्सचर है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स? टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग, टोटल नंबर कितने हैं? 118 एलिमेंट है टोटल, अगर ये पूछता है, लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया इसने? नेचुरली अकरिंग, वो है 94। Which one of the following statement regarding acids is not correct? Hydrochloric acid is present in the gastric juice secreted by the stomach, ये सही है। Acetic acid is the main constituent of vinegar, ये सही है। ऑक्जेलिक एसिड फाउंड एट, ये गलत है। ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है? ब्रोकली, टोमेटो, ठीक है, स्पिनच, इन सब में ऑक्जेलिक एसिड। टेमरिंड में टार्टारिक एसिड होता है, कौन सा? टार्टारिक एसिड टेमरिंड में। लेमन जूस कंटेन, यस। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि नॉट करेक्ट है। ये सारे करेक्ट है वैसे ही पहले से। क्वेश्चन नंबर 44, which one of the following is correct combination of organelles and their functions? तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस। ठीक है, ये एटीपी को जनरेट करता है। एटीपी क्या है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में यस, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस यस, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस यस, रफ एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन यस। ये इसका ए ही करेक्ट है, तो बाकी सारे अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाएंगे। 44, 45 कहते हैं सेल वॉल इज absent इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? सेल वॉल कहाँ पे absent रहती है? सेल वॉल जो absent रहती है ज्यादातर एनिमल्स में absent रहती है। बैक्टीरिया, नो, बैक्टीरिया में नहीं, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। डायटम में, ये एक फंगाई का वो है, तो इसमें भी सेल वॉल होती है। मशरूम में भी सेल वॉल होती है। टेपवर्म, टेपवर्म एक एनिमल किंगडम का वो, टेपवर्म बिलोंग्स टू एनिमल किंगडम, और इसकी वजह से इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसका टेप फॉर्म हो जाएगा। वाटर गोज अप थ्रू जाइलम वेसल्स इन टॉल ट्रीज, द प्रोसेस ऑफ प्लांट प्रॉपर्टीज। ट्रांस रेस्पिरेशन एंड कोएशन, कोएशन होगा लेकिन रेस्पिरेशन नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन पुल, यस, जो रेस्पिरेशन है वो ट्रांसपिरेशन पुल होगा, कोएशन भी होगा, एडेशन। ये आंसर ठीक है। रूट प्रेशर नो, कोएशन यस, ट्रांसपिरेशन एडेशन, ये मतलब इसका करेक्ट आंसर इज 46 का बी। Energy and nutrients flow from one trophic level to another in an ecosystem. Which one of the following statement correctly describes the direction of flow and energy nutrients in energy flow is cyclic, nutrient flow is unidirectional, energy flow is unidirectional. Both energy and nutrient flow are unidirectional. मतलब अगर मल्टी डायरेक्शनल हो जाएंगे तो सारी जगह से, मतलब हर जगह से न्यूट्रिएंट फ्लो हो सकता है, हर जगह से एनर्जी फ्लो हो सकती है। एक ही जगह से, मतलब हर किसी का अपना फंक्शन है ना। जैसे हमने अभी देखा, अभी इसमें क्या था कि जाइलम जो वेसल्स हैं उसमें, टॉल ट्रीज में जो प्रोसेस है उसको ऊपर बढ़ाने के लिए क्या क्या है? कोएशन, एडेशन, ट्रांसपिरेशन, पुल। वैसे ही करके एनर्जी का जो फ्लो है कहीं ना कहीं, जैसे हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का एक अपना पर्पस है। माइटोकॉन्ड्रिया का पर्पस क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वो बनाता है। तो अब उसका प्रोसेस कोई और करने लग जाए, राइबोसोम कर देगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही करके यूनिडायरेक्शनल होते हैं। तो फॉलोइंग इज सेप्रोफाइट, 48 है। सेप्रोफाइट होते कौन से हैं? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपने आप को डिपेंड करके रखता है। तो वो कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो इसमें फंगाई का कौन सा वो है? राइजोपस, राइजोपस इसका आंसर। ग्रास नहीं, ग्रास तो डायरेक्टली उग जाती है। स्पाइरोगारा नहीं। कस्कट, कस्कट है, कस्कट में क्या होता है? फोटोसिंथेटिक जो सेल्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट, मींस डिफरेंट प्लांट्स पे डिपेंड करता है। दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होता है, लेकिन वो डेड नहीं होते ना प्लांट्स। तो प्लांट्स तो मतलब मींस लिविंग ऑर्गेन्स, लिविंग प्लांट्स लिविंग होते हैं। ठीक है, जबकि फोटोसिंथेटिक सेल इसमें अब्सेंस होता है, तो इसकी वजह से ये यहाँ से अपना फूड्स को बना पाता है। ओके, तो हमारे 2023 के दूसरे वाले उसमें 30 क्वेश्चन साइंस के थे, 30 क्वेश्चन थे साइंस के। 30 में से मतलब मैक्सिमम हर बार 30 से लेके 35 के बीच में ही वेरी करेंगे। लगभग 25 से लेके 30 मान लेते हैं, 25 से लेके 35 के बीच में वेरी करेंगे। इसका मतलब है आप 20 नंबर तो आपने साइंस से ला सकते हैं। 20 में से अगर आपने 15 भी लाए
तो आपको बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब प्लस का स्कोर है। अगर आप इंग्लिश में इस 80 से 85 के बीच में लाते हैं और जीएस में 40 से 45 नंबर के बीच में लाते हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर है। और अगर आप मीन्स मेल हैं तो आपको आपके मेरिट आउट का कोई सीन नहीं बनता। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए आपको और बढ़ाना पड़ेगा, 140 130 के आसपास आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साइंस हम लोग जब कवर करेंगे अपनी क्लासेस में, जो आने वाली क्लासेस है वर्दी और वर्दी पे, तो मैं आपके साथ वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। साइंस जीएस में कवर करूंगा। जीएस का मैं सेकंड पोर्शन अभी बनाऊंगा, उसका आपको मिल जाएगा जल्दी वीडियो में। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।